मैथमेटिक मैथ लैब का प्रोग्राम लिखते वक्त सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वो वेरिएबल यानी जितनी क्लासेस होती हैं, अगर हमारे पास 3 क्लासेस हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है सिंपल SIR, तो फिर वो हम लिख देते हैं यहाँ पे एस पहला जो वेरिएबल है x1, उसको इस तरह v1 की फॉर्म में, x2 इज इक्वल टू v2 और x3 इज इक्वल टू v3 इस तरह लिख देते हैं। ये 3 वेरिएबल्स हैं। अगर हमारे पास 4 क्लासेस हों तो इधर x4 आ जाएगा, 5 हों तो x5, जितने भी यहाँ पे क्लासेस होंगी मॉडल में, उन क्लासेस को देखते हुए यहाँ पे वेरिएबल्स उतने इंट्रोड्यूस करवा देंगे, x1 x2 x3 x4 जितने भी होंगे। फिर उसके बाद इसके नीचे, और ये याद रखें, हर लिखने के बाद ये सेमी कोलन लगाते जाते हैं हर चीज़ लिखने के बाद। और अगर अपनी यादाश्त के लिए कोई चीज़ लिखते हैं, यानी जो रीड ना करवानी हो, फिर परसेंटेज लगा के तो आगे लिख देते हैं। अब ये जो SIR लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन सा बना हुआ है, ये रीडिंग में रीड नहीं हो रहा होता प्रोग्राम में, तो ये अपनी यादाश्त के लिए हमने लिख दिया है कि जो x1 है वो s को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो x2 है वो I को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x3 जो है वो R को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम मैथमेटिकल मॉडल को इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 लिखते हैं, फिर मैथमेटिकल मॉडल को देखते हुए हम इजीली लिख सकते हैं इनकी वैल्यू SIR को इस तरह इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये पैरामीटर और उनकी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। पैरामीटर उस तरह यहाँ पे तो नहीं टाइप होते जिस तरह लैटेक्स में होते हैं या साइंटिफिक वर्क प्लेस में या मैथमेटिका में जो पैरामीटर, तो इसको उस तरह जिस तरह प्रोनाउंस कर रहे होते हैं उसी तरह इनको लिख देते हैं। सपोज बीटा को इस तरह लिख देते हैं BETA, म्यू को MU, अल्फा को ALPH, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो बैक स्लैश है ना, लैटेक्स में जो बैक स्लैश और आगे लिखा होता है, बैक स्लैश को छोड़ के तो बाकी जो है वो पैरामीटर इस तरह इधर लिख देते हैं। और फिर उसके बाद अगर सबस्क्रिप्ट हो तो सबस्क्रिप्ट भी नॉर्मली इसमें नहीं लिखते, अपनी आसानी के लिए सबस्क्रिप्ट भी नहीं लिखते। सपोज हमारे पास उधर जो है वो बीटा सबस्क्रिप्ट 1 है, तो इधर सिंपल हम बीटा 1 लिख देते हैं, यानी बीटा के साथ ही 1 लिख देते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो वही बीटा सबस्क्रिप्ट 1 को शो कर रहा है। इसी तरह अगर बीटा सबस्क्रिप्ट HO उधर लिखा हुआ हमारे पास मॉडल में, तो इसी तरह बीटा के बाद साथ ही स्मॉल h लिख देते हैं, तो इसका मतलब यही होगा समझने के लिए, ये बीटा सबस्क्रिप्ट h की जगह पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये सारे पैरामीटर लिखने के बाद अब यहाँ पे फिर वो इक्वेशंस लिखनी होती हैं। यानी अगर सपोज हमारे पास ds/dt आ रहा है, ds/dt इज इक्वल टू न्यू माइनस बीटा SI और 1 प्लस न्यू I माइनस म्यू S। अब ये जो इक्वेशन है, इसको अगर हमने लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे? म्यू लिख दिया माइनस बीटा लिख दिया, फिर उसके बाद स्टेरिक। ये याद रखें कि हर दो टर्म्स के दरमियान जो है वो प्रोडक्ट का साइन आता है, स्टेरिक का साइन आता है जो प्रोडक्ट को शो कर रहा है। अब उसके बाद ये एस की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है x1 लिख दिया। इसी तरह I की जगह पे यहाँ पे x2 लिख दिया। स्लैश ये रिप्रेजेंट की जाती है ये फ्रैक्शन के लिए, और इसके नीचे आता है 1 प्लस न्यू I और 1 प्लस न्यू और साथ फिर स्टेरिक लिख दिया, और I की जगह पे यहाँ पे ये वेरिएबल लिख दिया x2। इसी तरह माइनस आगे म्यू S, अब माइनस म्यू स्टेरिक और s की जगह पे वही x1 लिख दिया। अब देखिए ये जो x1 x2 x3 है ये भी सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखे हुए, साथ ही 1 2 3 लिखा हुआ है। जब एक इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाए फिर एक स्पेस दे देंगे, यानी एक स्पेस हम प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो इनके दरमियान एक स्पेस आ जाएगी। फिर हम उसके बाद अगली इक्वेशन लिखना शुरू कर देंगे। फिर जो अगली इक्वेशन जहाँ पे फिर ख़त्म होगी इक्वेशन, उसके बाद फिर हम एक दफ़ा स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस दे के फिर उसके बाद अगली इक्वेशन लिखना शुरू कर देंगे। इसी तरह थर्ड इक्वेशन फिर लिख देंगे, फिर आगे फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, इसी तरह सारी इक्वेशन लिखते जाएंगे।
और आखिर में फिर ये ब्रैकेट और उसके बाद ये हम सेमी कोलन लगा देंगे। लेकिन अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इक्वेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं या इतनी लेंथी होती हैं कि लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो फिर हमें ये आगे मूव करवाना पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ पे फिर नज़र नहीं आ रहा होता। उसका हल ये है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा इक्वेशन लेंथी है और ये एक ही लाइन में ये पूरी नहीं आ रही, तो जब आप यहाँ तक लिख लेते हैं या और कुछ, तो आप क्या करते हैं, उसका एक मेथड ये भी है कि सपोज़ एक इक्वेशन मैंने ये लिखी है, यहाँ तक ख़त्म हो गई, फिर स्पेस आ गई है, सेकंड इक्वेशन स्टार्ट हो गई, सेकंड इक्वेशन यहाँ तक लिख लिया हमने। अब अगर ये सेकंड इक्वेशन आखिर तक पहुंच गई हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, इधर लगाएंगे 1 2 3 ये डॉट लगाएंगे, यानी 3 डॉट हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू है। डॉट लगा के तो एंटर प्रेस कर देंगे, और एंटर प्रेस करके तो फिर निचली लाइन में ये लिखना शुरू कर देंगे। फिर इसी तरह अगर ये भी लाइन पूरी हो जाती है, फिर कोई एक इक्वेशन जहाँ पे ख़त्म होती है उधर ही 3 डॉट लगा के फिर निचली लाइन में स्टार्ट कर दें, और इस तरह फिर ये डिस्प्ले आपके सामने ये सामने बिल्कुल इधर ही शो हो रहा होगा। ये आगे इक्वेशन राइट साइड पे ज़्यादा नहीं जा रही होंगी। तो मैं इसको दोबारा ये उधर ही ले जाता हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल, ये अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में बिल्कुल कोई डिस्टेंस नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे। अब स्पेस मैटलैब में जब स्पेस प्रेस करते हैं तो वो इधर फिर ये ऑटोमेटिक पता चल जाता है, या मैटलैब ये इसकी यानी कि लैंग्वेज में समझ आ जाती है वो कि ये हमारे पास नई इक्वेशन स्टार्ट हो रही है। इसी तरह जब हम 3 डॉट इधर लिखते हैं और फिर नीचे लिखते हैं, तो वो मैटलैब की लैंग्वेज में यानी मैटलैब में ये समझ आ जाती है वो कि हम अभी तक सिस्टम पूरा नहीं लिखा गया, तो निचली लाइन पे भी उसकी कुछ इक्वेशन लिखी गई है।